हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यू प्लेटफॉर्म पर आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस अगर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, पहले आप मेरे बारे में जान। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का सामान्य अध्ययन का शिक्षण करता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू, यूपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएस मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर टाइप कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ एंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है, जिसमें आपको डेली बेस के आधार पर पीटी का और का टेस्ट दिया जाता है और इसके आधार पर आपको अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलता है। फिर आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है। इसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। एकेडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्स का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाए। 24 मंथ का यह 72,000 का है। यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट। 24 मंथ का जो प्लस कोर्स है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा जीएस का सब्सक्रिप्शन हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 62,550 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1,07,000 का है, यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद आपको 24 मंथ का 95,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, डेली लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पेपर का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 मंथ का 27,500 है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और अनअकैडमी के द्वारा जो अगला कम्बार्ट है वो 7 फरवरी को है और इसका टाइमिंग 11 AM है, तो आप इसमें इंस्टॉल करके इस कॉम्बार्ट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और इसका जो कंटेस्ट फॉर्मेट है ये 60 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कम्बार्ट है, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग और अल्टरनेटिव संडे को होती है। आप इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत सारे प्राइजेज जीत सकते हैं, जिसमें यदि आप 1 से 3rd रैंक तक आते हैं तो आपको प्लस कोर्स का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त दिया जाएगा। और यदि 4 से लेकर 150 रैंक तक आते हैं तो आपको अमेजन का 1,000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें और ऑल इंडिया स्तर पर आप अपने प्रिपरेशन को भी जज कर सकते हैं। और 2021, 22 और 23 को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी से अनअकैडमी के द्वारा नए बैचेज की शुरुआत की जा रही है। ये जो नए बैचेज हैं बाइलिंगुअल है, हिंदी माध्यम है, इंग्लिश मीडियम में है और आप घर बैठे अपने प्रिपरेशन को इसके माध्यम से कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने टाइम की सुविधा के हिसाब से इसमें किसी भी बैचेज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा आपके बेहतर सहायता के लिए कम्बो प्लान की शुरुआत की गई, जिसमें यदि आप प्लस कोर्स, ऑप्शनल पेपर और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 मंथ का लेते हैं, 24 मंथ का लेते हैं,
तो यह 12 मंथ का 88,705 और 24 मंथ का 1,31,510 का है। लेकिन यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट। और उसी तरीके से यदि आप प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर और प्लस कोर्स जीएस का भी लेते हैं, चाहे वो 12 मंथ का हो या 24 मंथ का, और मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है 25 जनवरी से। तो आप या आपके मित्रों में से जो भी कोई अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का लेना चाहता है वो यथाशीघ्र ले, अन्यथा आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर से सभी का जो आधुनिक भारत का क्लास का सीरीज चल रहा है, जो एनसीईआरटी आधारित, जिसमें स्पेक्ट्रम के मटेरियल, जिसमें बीएल ग्रोवर का मटेरियल, हर एक बुक का अच्छा अच्छा मटेरियल आपके लेक्चर में जाता है, उसके इस कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। और आधुनिक भारत में टॉपिक से लिंक होने के लिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो आधुनिक भारत के इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल के बारे में कवर कर लिया है। फुल लेक्चर इस पर है उत्तरवर्ती मुगल पर, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो इसको देख लेंगे। दूसरा, इस पर हम लोगों ने यूरोपियों के आगमन को कर लिया है। तो यूरोपियों के आगमन पर जो पहला लेक्चर था, किस पृष्ठभूमि में यूरोपीय का आगमन हुआ, उस पर लेक्चर है। और उसमें पुर्तगाली शक्ति का कैसे विस्तार किस तरीके से हुआ वो। तीसरा जो इस पर वीडियो है उसमें क्या है, बेसिकली डच शक्ति का, दूसरा फ्रांसीसी शक्ति का, और तीसरा जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका कहाँ कहाँ पर भारत में व्यापारिक कोठी था, किस तरीके से, पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किस तरीके से वो भारत आते हैं, किस तरीके से यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित होती है, और किस तरीके से एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे सैनिक और सैनिक से राजनीतिक शक्ति की ओर विस्तार करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो सीरीज है वो भी पीटी का मेंस आधारित होगा, पीटी का ज़्यादा मटेरियल होगा, तो सभी लोग इस पर कंसस रहेंगे और धीरे धीरे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस पर हम लोग चलते हैं और धीरे धीरे और डेट वाइज घटना पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 1599 ईस्वी में एक अंग्रेज नाविक जिसका नाम है जॉन मिडेन हॉल, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, तो जॉन मिडेन हॉल का भारत आगमन हुआ था। जॉन मिडेन हॉल का आगमन हुआ था 1599 में, और 1599 इसका आगमन हुआ था। और जिस तरह से पुर्तगाली लोग यहाँ से व्यापारिक सामान ले जाते थे, मैंने बताया था कि अटलांटिक के क्षेत्रों में उस समय भी क्या था कि यदि आप इसको अफ्रीका महाद्वीप समझ लेंगे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी हो जाएगा, और इस तरीके से इटालियन का एरिया हो जाएगा, यहाँ पर पुर्तगाल स्पेन सब का एरिया हो जाएगा, और यहाँ पर ये तरीके से यूरोप का कुछ मानचित्र हो जाएगा। और यहीं पर क्या है, ब्रिटेन अवस्थित है, ये यहाँ पर ब्रिटेन अवस्थित। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब पुर्तगाली और यूरोपीय व्यापारी, पुर्तगाली डच व्यापारी सब भारतीय सामान लेके पहुँचते थे, तो एक तो व्यापार के क्रम में भी ये उत्पाद फ्रांस पहुँचा, ब्रिटेन पहुँचा, और कई बार पुर्तगाल के और डच के सामान जो है सो यहाँ के जलदस्यु लूट कर यूरोप के अन्य देशों में पहुँचाते थे। इससे ब्रिटेन भी जो है सो भारत के या यहाँ की जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भी भारत के जो व्यापारिक उत्पाद थे उसका जो महत्व था उससे अवगत हुआ, और धीरे धीरे वो भी भारत की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक इसी क्रम में क्या होता है कि 1599 में जॉन मिडेन हॉल का भारत आगमन होता है। हालांकि वो व्यापारिक फरमान के लिए नहीं बल्कि यात्री के रूप में है, लेकिन इसको आप इस कड़ी में एक पहली कड़ी जोड़कर समझ सकते। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण घटना इस क्रम में होती है वो है 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटेन में जो महारानी है वो एलिजाबेथ प्रथम है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल है, एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल। और ये जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल है, इस समय भारत में कौन शासक है, तो अकबर है। थोड़ा सा तुलना करके याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रखेंगे, अकबर है। और इन्हीं के शासनकाल में, महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में, इनके एक आदेश के द्वारा जो है सो कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में गठन हुआ था, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, यानी कि हम लोग जिस देश में हैं, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ
15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। 15 वर्षों के लिए कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। 15 देशों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बिल्कुल एक निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। और उस समय की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो परिभाषा आज एमएनसीज की है, ट्रांस मल्टीनेशनल कंपनी की है, ठीक उसी तरीके से आप एमएनसीज के रूप में रख सकते हैं। जैसे एमएनसीज का बहुत सारे देशों के साथ व्यापारिक संबंध होता है, ठीक उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी था। न केवल भारत बल्कि विश्व का व्यापार छाया हुआ था। तो निजी कंपनी थी और निजी कंपनी के साथ साथ इसमें 24 शेयर होल्डरों ने इसका मिलकर गठन किया था। 24 शेयर होल्डर्स ने मिलकर इसका गठन किया था। 24 शेयर होल्डर्स ही इस व्यापार को देखते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को। और आगे चलकर क्या होता है कि जब इसका व्यापारिक लाभ ब्रिटेन पहुंचना शुरू होता है तो 1609 ईस्वी में, इस डेट को भी याद रखेंगे, 1609 ईस्वी में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ अनिश्चित काल के लिए पूर्वी देशों के साथ अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है। पूर्वी देशों के साथ अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार इसको दे दिया जाता है, ट्रेड करने का अधिकार इसको दे दिया जाता है। और जब व्यापार करने का अधिकार इसको दे दिया जाता है तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है, भारत की ओर आगमन होना शुरू होता है। और भारत की ओर जो आगमन होना शुरू होता है तो सबसे पहले 1608 ईस्वी की दो घटना है। 1608 ईस्वी में इंडिया कंपनी की जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी स्थापित होती है वो सूरत में स्थापित की जाती है, सूरत में। और सूरत में जो यह स्थापित होती है तो हालांकि इस समय इसको फरमान की प्राप्ति नहीं हुई थी मुगल बादशाह से 1608 में जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन दक्षिण का जिस समय प्रांतपति था उसको घूस देकर उन्होंने यहाँ पर व्यापारिक फरमान, घूस देकर यहाँ पर कोठी स्थापित कर ली थी। तो पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की 1608 में स्थापित हुई थी, बिल्कुल सूरत ताप्ती नदी के किनारे। और ये हो जाएगा यहाँ पर सूरत पश्चिमी तट पर इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। इसके बाद 1608 में एक और घटना घटित होती है, और 1608 की जो एक और घटना घटित होती है वो है विलियम हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन होता है। विलियम हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन होता है। और ये जो विलियम हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन होता है ये बेसिकली व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के उद्देश्य से आता है, व्यापारिक फरमान के प्राप्त करने के उद्देश्य से आता है विलियम हॉकिंस। लेकिन पुर्तगालियों के विरोध और षड्यंत्र के कारण, क्योंकि पुर्तगाली जानते थे कि यदि ये आ जाएंगे तो विस्थापित होना होगा और पूरे व्यापार पर इनका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हो जाएगा। तो पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण क्या हुआ था कि षड्यंत्र के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 में व्यापारिक फरमान जहांगीर नहीं दिया था। लेकिन पहली फैक्ट्री इनकी 1608 में स्थापित हो गई थी सूरत में, जो वहां का पश्चिम दक्षिण का जो सूबेदार था उसको घूस देकर इन्होंने स्थापित कर लिया था। उसके बाद जो है सो इसकी दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो 1611 में, और 1611 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित कर ली थी। मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में आज भी बंदरगाह है, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित कर ली थी। यानी ये जो एरिया हो जाएगा ये मसूलीपट्टनम का है। तो यहाँ पर इन्होंने मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर ली, पहला पश्चिमी तट पर, दूसरा पूर्वी तट पर, मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम में जो है सो व्यापार की कोठी स्थापित करने के बाद 1615 ईस्वी में एक और फरमान प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में एक और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सो दूत मंडल आता है। और 1615 में ये जो दूत मंडल आता है तो बेसिकली यह सर टॉमस रो के नेतृत्व में आता है, सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो जो था ये ब्रिटेन में इस समय तक जो है सो राजा बदल चुका था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था, जेम्स प्रथम, यानी महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल समाप्त और जेम्स प्रथम के राजदूत में आया था। और सर टॉमस रो जो है व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था, व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था, यानी कि इसके बाद आधिकारिक रूप से प्राप्त करने में सफल, यानी इसके बाद आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सो भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया।
1620 में जब जाहिर सी बात है कि जब व्यापार करेंगे तो इस समय भारत में कौन कौन थे। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ है तो इस समय आप देख रहे हैं कि भारत में पुर्तगाली पहले से बसे हुए थे और यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि ये कोई इनके व्यापार में व्यवधान डाले। दूसरा, डच भी आ चुके थे और डच भी व्यापार से लाभ कमा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आएंगे तो सभी के बीच प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो जाएगी। तो 1620 में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा सैनिक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आईसी, हर एक जगह मैं यही लिखूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, पहली बार पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है। पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है क्योंकि दोनों के जो व्यापारिक हित थे, जो दोनों के व्यापारिक हित थे वो आपस में टकराने लगे थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर 1625 में इससे आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं कि अपने ट्रेड को और अपने सेंटर को और मजबूत करने के लिए 1625 में जिनकी प्रथम व्यापारिक कोठी थी सूरत, सूरत की किलेबंदी कर ली जाती है। सूरत की किलेबंदी, उसको फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, ताकि फोर्टिफाइड करने का यही उद्देश्य था कि यदि डच के साथ संघर्ष हो तो, पुर्तगाली के साथ संघर्ष हो तो उनके जो गोडाउन थे उसमें जो अंग्रेज व्यापारी थे वो रुक सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सूरत की किलेबंदी कर ली थी। ये याद रखेंगे। तो ये 1625 की घटना है। इसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना है वो है 1632 ईस्वी की। और 1632 ईस्वी की जो महत्वपूर्ण घटना है कि इनको एक सुनहला, स्वर्णिम फरमान कहते हैं इसको, गोल्डन फरमान, सुनहला फरमान मिला था, सुनहला फरमान मिला था 1632 में। और ये जो सुनहला फरमान इनको मिला था तो ये गोलकुंडा जो उस समय था, गोलकुंडा के सुल्तान से मिला था, गोलकुंडा के शासक से मिला था। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है कि अंग्रेजों को सुनहला फरमान किसने दिया था, तो गोलकुंडा के शासक ने दिया था। और ये सुनहला फरमान क्या था, तो इस फरमान के तहत गोलकुंडा के बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर थे, गोलकुंडा के बंदरगाहों से अंग्रेजों को, गोलकुंडा के बंदरगाहों से अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को करमुक्त, फ्री ट्रेड आप कह सकते हैं, करमुक्त व्यापार करने का इनको अधिकार मिल गया। तो इसको जो है गोल्डन फरमान कहते हैं, जो 1632 ईस्वी गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि किसने अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया, तो गोलकुंडा के शासकों ने कब दिया, तो 1632 में इन्होंने दिया था। फिर 1639 में एक और ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटना घटती है। और 1639 में जो एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है वो यह है कि यहाँ पर क्या होता है कि 1639 में फ्रांसिस डे जो है, अंग्रेज था एक, फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया था, फ्रांसिस डे। और इसने चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया। और यहाँ पर एक किलेबंद बस्ती का निर्माण किया। यहाँ एक किलेबंद बस्ती का निर्माण किया, किले बंद बस्ती का। ये जो किलेबंद बस्ती बसाई थी फ्रांसिस डे ने, इसी को आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। यानी कि अंग्रेजों का जो किलाबंद बस्ती फोर्ट सेंट जॉर्ज था वो कहाँ पर था, तो मद्रास में था। इसको क्या कहा गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया, जो यहाँ पर अंग्रेजों का किलाबंद बस्ती था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1600, ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, आगे चलकर 1658 में अंग्रेजों के पूर्वी तट पर व्यापार का केंद्र बिंदु, 1658 फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी यहाँ पर मद्रास हो जाएगा। तो ये मद्रास हो जाएगा, यहीं पर एक किलेबंद बस्ती का निर्माण जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है 1658 में पूर्वी तट पर व्यापार के जितने भी इनके बस्तियां थी उसका सबसे ये क्या हो गया, एक तरीके से मुख्यालय में ये कन्वर्ट हो गया, केंद्र बिंदु में कन्वर्ट कर दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज को।
तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है मुख्यालय में, और जितने भी ब्रिटिश बस्तियां थी पूर्वी तट की, वो सभी फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि अंग्रेजों को मद्रास किससे प्राप्त हुआ था, तो चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त हुआ था। मद्रास किससे प्राप्त हुआ था, चंद्रगिरी के राजा से। किसने प्राप्त किया था, तो फ्रांसिस डे ने प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था, 1639 में। और डायरेक्ट ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि अंग्रेजों का जो किलाबंद बस्ती फोर्ट सेंट जॉर्ज था वो कहाँ पर था, तो मद्रास में। और किस वर्ष इसको पूर्वी तट के सभी व्यापारिक केंद्रों के मुख्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 1658 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो और महत्वपूर्ण घटना है वो है 1661 की घटना है। और 1661 की घटना क्या है, तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स का, ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। सम्राट चार्ल्स, चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ किसके साथ, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगीज यानी पुर्तगाली राजकुमारी के साथ, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ था। और बदले में पुर्तगालियों ने चार्ल्स को क्या क्या था, बम्बई दहेज में दे दिया था। बदले में चार्ल्स को पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी नगर के रूप में अंग्रेजों ने इसको तब्दील किया था। तो 1661 ईस्वी में जो है सो चार्ल्स का, जो ब्रिटेन का सम्राट था, चार्ल्स का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी से, और उसके बाद बम्बई दहेज में मिलता है। और चार्ल्स भी क्या करता है कि आगे चलकर चार्ल्स भी ये जो बम्बई है, ये 10 पाउंड वार्षिक के बदले, 10 पाउंड वार्षिक के बदले, 10 पाउंड वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। 10 पाउंड वार्षिक के बदले बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को दे देता है। तो बम्बई इस तरीके से अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह होता है। वो पुर्तगाली अंग्रेजों को बम्बई दहेज में देते हैं, और फिर चार्ल्स भी 10 पाउंड वार्षिक के बदले बम्बई क्या करते हैं, अंग्रेजों को दे देता है। और इसके बाद बम्बई का जो विकास होता है वो गेराल्ड ओंगियार के नेतृत्व में होता है, इसलिए गेराल्ड ओंगियार को बम्बई का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसी में हो जाएगा कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों की व्यापारिक बस्ती का विकास। पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव। एक हेडिंग बना लेंगे, पूर्वी तट पर अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव। तो पूर्वी तट पर जो अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि दक्षिण में कन्याकुमारी से लेके और उत्तर में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और फिर जो बांग्लादेश का तटीय प्रदेश हो जाएगा, इन सब में इन्होंने धीरे धीरे अपनी व्यापारिक कोठी खोलना शुरू की थी। तो सबसे पहले पूर्वी तट पर जिन्होंने व्यापारिक कोठी खोली थी, तो 1637 में इन्होंने उड़ीसा के बालासोर में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। बालासोर में इनकी पहली फैक्ट्री, उड़ीसा में बालासोर में। फिर 1651 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो पश्चिम बंगाल के हुगली में स्थापित की, हुगली में स्थापित की। 1658 में पूर्वी तट पर इन्होंने और कई जगह पर, जिसमें कि पटना में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली। पटना के साथ साथ इन्होंने ढाका में अपनी व्यापारिक खोली। और ढाका के साथ साथ जो कासिम बाजार है, तो कासिम बाजार में भी इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी खोली। तो उड़ीसा का जो बालासोर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा का बालासोर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बालासोर। और यहाँ पर जाएंगे तो हुगली हो जाएगा, यहाँ पर हुगली हो जाएगा, जहाँ पर इन्होंने व्यापारिक केंद्र खोला था 1651 में। इससे पहले 1611 में पहले ही बता चुका हूँ कि मसूलीपट्टनम में ये लोग अपना व्यापारिक कोठी खोल चुके थे। और फिर अंदरूनी, देश के अंदरूनी भागों में, जैसे पटना हो गया, ढाका हो गया, कासिम बाजार में भी इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र खोला था। आगे चलकर 1690 की एक महत्वपूर्ण घटना है। और 1690 की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो 1690 में जो बंगाल का मुगल सूबेदार इब्राहिम खां था, बंगाल का मुगल सूबेदार इब्राहिम खां, ये पूरा पॉइंट याद रखेंगे कि 1690 में, और 1690 में शासक कौन हो गए, तो मुगल शासक हो गए औरंगजेब। तो इनका जो सूबेदार इब्राहिम खां ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित करता है
और एक वार्षिक नजराना के बाद बंगाल से कर रहित व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। इब्राहिम खान द्वारा एक वार्षिक नजराना के बाद एक वार्षिक नजराना के बाद जो है नजराना के बंगाल से बंगाल से व्यापार करने का अधिकार इनको मिल जाता है इब्राहिम खान के समय में, औरंगजेब के समय में। फिर इसके आगे जो एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो घटना घटित होती है 1698 में। 1698 में जो बंगाल का मुगल सूबेदार था, तत्कालीन सूबेदार था, इसने क्या किया था, एक 1200 रुपये वार्षिक के बदले तत्कालीन मुगल सूबेदार द्वारा 1200 रुपये वार्षिक के बदले इन्होंने क्या किया था, 1200 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को 3 स्थान दिया था वार्षिक के बदले। और जो 1200 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को 3 स्थान मिला था, इसमें एक था जिसको हम लोग कहते हैं सुता नदी, दूसरा था इसमें काली घाट जिसको कहेंगे, या कालीकाता आप कह सकते हैं, सुता नदी कालीकाता, और तीसरा था गोविंदपुर। तो सुता नदी, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी इन लोगों को 1698 में मिली 1200 रुपये वार्षिक के बदले। और इसी तीनों जमीन को मिलाकर जॉब चौरनॉक के द्वारा कलकत्ता शहर को बसाया गया। यहीं पर कौन सा बताया गया, कलकत्ता शहर को बसाया गया। सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर को कलकत्ता शहर को बसाया गया। और यहीं कलकत्ते के शहर में इन्होंने एक किलेबंद बस्ती का निर्माण किया जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता है। कलकत्ता में इनका जो था वो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम। और ये जो फोर्ट विलियम था, यहाँ पर असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और असैनिक अधिकारी का अर्थ हो गया तो जो सिविल नागरिक सेवा का अधिकारी थे, तो ये बेसिकली बनाया गया था असैनिक अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए। असैनिक अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था, फोर्ट विलियम। और इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे, फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे, यानी कि प्रथम जो अध्यक्ष थे फोर्ट विलियम के, वो चार्ल्स आयर कूट थे। चार्ल्स आयर कूट प्रथम फोर्ट विलियम के थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1698 की ये घटना है जिसको आपको याद रखना है। 1200 रुपये वार्षिक के बदले इनको सुतानती, कालीकाता, गोविंदपुर की जमींदारी दी जाती है तत्कालीन मुगल सूबेदार के द्वारा। और यही जगह पर जॉब चौरनॉक के द्वारा कलकत्ता शहर को बसाया जाता है। इसी कलकत्ते शहर में इन्होंने किलेबंद बस्ती बता ली जिसको फोर्ट विलियम कहते हैं। ये फोर्ट विलियम असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था, बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। और इसके प्रथम जो प्रेसिडेंट बने थे वो चार्ल्स आयर कूट बने थे। 2020 का 19 का यदि आप यूपीएससी का प्रश्न देखेंगे तो फोर्ट विलियम के बारे में पूछा गया है कि किस उद्देश्य से फोर्ट विलियम का गठन किया गया था। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पीटी में आया हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक जो आपने इसमें देखा, एक संक्षिप्त में रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले आपने देखा 1509 की क्या घटना है, 1600 में क्या घटनाएं हुई थी, फिर 1609 में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। 1609 के बाद आपने देखा 1608 में क्या होता है, 1608 में फिर दूसरी घटना, 1611 में, फिर 1615 के, फिर 1620, 1625, यानी पूरी तरीके से फैक्ट के साथ मैंने आपके लिए समा दिया है कि चाहे ये स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, यदि इस एरिया से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसको ध्यान में रखना है आपको। और बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर 1632 जो वीवीआई है, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा जिन्हें सुनहला फरमान दिया गया था, वो फ्रांसिस डे के द्वारा जो मद्रास के चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया गया था, ये भी मोस्ट वीवीआई है, इसको ध्यान में रखना है। जो 1661 की घटना, ये भी मोस्ट वीवीआई है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो पूर्वी तट पर इनकी व्यापारिक फैक्ट्रियां हैं, ये कभी कभी आपको एग्जाम में क्रम में आ जाएगा देने के लिए, और कई बार पूछे गए हैं, इसको याद रखना। मैप के थ्रू मैंने बता दिया, उसको याद रखना आपको। फिर 1698 की जो घटना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है कि क्या है, किस तरीके से घटनाएं बढ़ती है। 1698 के बाद जो अन्य प्रमुख घटनाएं हैं, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में सबसे प्रमुख घटना 1717 का।
तो 1717 का क्या घटना है, तो इस समय मुगल सम्राट कौन था, फर्रुखसियर। मुगल सम्राट कौन था, फर्रुखसियर था इस समय। और 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक अंग्रेजी दूत मंडल आया था। ये तो मैंने बताया है, एक अंग्रेजी दूत मंडल आया था, सभी को पता होगा अंग्रेजी दूत मंडल आया था। और ये जो अंग्रेजी दूत मंडल आया था, इसमें कौन कौन था सभी को पता होगा। इसमें एक ख्वाजा सेहुर्द था जो द्विभाषिया था, ख्वाजा सेहुर्द एक द्विभाषिया था। इसमें एक जॉर्ज हैमिल्टन था, या जो ख्वाजा सेहुर्द था, जॉर्ज हैमिल्टन था, थॉमसन था। तो इसमें क्या था कि इसमें जो एक डॉक्टर था ना, उस डॉक्टर ने क्या किया था कि फर्रुखसियर के इस दूतमंडल में, जो आप फर्रुखसियर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, एक डॉक्टर था इसमें। इस डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है कि फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज किया जाता है। फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज, यानी कि उनको तरीके से फोड़ा हो गया था, तो फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज किया गया था और उसके बाद वो ठीक भी हो गया था। बादशाह इसके बाद क्या हो गया था, ठीक हो गया था। तो ठीक हो जाने के बाद फर्रुखसियर ने क्या किया, 1717 में इनको एक व्यापारिक फरमान दिया, दस्तक दिया। और ये जो दस्तक था कि इनको लगभग बंगाल से जो था ना सर, ये जो उन्होंने दिया था, तो बंगाल से लगभग 3000 रुपये वार्षिक के बदले, 3000 रुपये वार्षिक के बदले इन्होंने बंगाल से करमुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। करमुक्त बंगाल से करमुक्त व्यापार करने का अधिकार इनको परमिट मिल गया, दस्तक। हालांकि तब बंगाल का जो प्रांत था वो भी लगभग स्वतंत्र हो चुका था, खुर्शीद कुली खां थे, लेकिन बंगाल के नवाब से इसको अनुमति नहीं मिली थी। तो ये जो दस्तक है जो फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दिया था व्यापार करने के लिए बंगाल से, ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि जो बंगाल का नवाब है उनके बीच और अंग्रेजों के बीच जो है ये जो दस्तक है, ये झगड़े की प्रमुख जड़ हो जाएगी। अंग्रेजों के बीच झगड़े की प्रमुख जड़, क्योंकि इस दस्तक के दुरुपयोग जब अंग्रेज करते थे तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके कर्मचारियों को तो व्यापारिक लाभ मिलता था, लेकिन बंगाल के नवाब को उसके कारण क्या हो रहा था कि बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही थी। तो जो 1757 में प्लासी होगा और जो 1764 में बक्सर होगा, इन दोनों में एक मेन रूट कॉज के रूप में आप देखेंगे, ये जो दस्तक था और इसका जो दुरुपयोग अंग्रेज करते थे, ये इस दोनों युद्ध का जो है सबसे प्रमुख कारण रहा था। इसके बाद जो है, ये जो है तो धीरे धीरे इसके बाद अंग्रेजों का क्या होता है कि व्यापारिक एकाधिकार बढ़ने लगता है। और इस व्यापारिक एकाधिकार के बाद क्या है कि वो धीरे धीरे क्या है तो है कि क्षेत्रीय जो विस्तार है उस क्षेत्रीय विस्तार में लग जाते हैं। और अपने क्षेत्रीय विस्तार के क्रम में क्या होता है, क्षेत्रीय विस्तार में तो सबसे पहले क्या करते हैं कि युद्ध और संधि के द्वारा, युद्ध एवं संधि, इसके द्वारा वो क्या करते हैं कि अपने मार्ग में जितने भी आने वाली विदेशी कंपनियां थी, तो युद्ध और संधि के द्वारा सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को भारत में सीमित कर दिया, पुर्तगाली शक्ति को, पुर्तगाली को सीमित कर दिया। और जब पुर्तगाली को सीमित कर दिया तो कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 1759 में एक बेदरा का युद्ध होता है। और 1759 में जो एक बेदरा का युद्ध होता है, इस युद्ध में क्या होता है, ये युद्ध बेसिकली किसके बीच होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बीच होता है। और इसमें डचों की क्या होती है, पराजय होती है और इसके बाद डच भी भारत से सीमित। और फिर 1760 में, जैसे कल बताया था कि 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है। और बांडीवास का जो युद्ध होता है तो ये किसके किसके बीच होता है, बेसिकली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी के बीच होती है। और इसमें फ्रेंच कंपनी की क्या होती है, पराजय होती है। और पराजय होने के बाद क्या होता है कि 1763 में जो सूरत की, 1763 में जो पेरिस की संधि होती है, इस पेरिस की संधि के तहत क्या होता है कि फ्रांसीसियों पर भारत में कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं इस तरीके से। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो थोड़ा बहुत यहाँ व्यापारिक था वो बाद में अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। तो विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली को भी सीमित कर देते हैं, डच को पराजित करके भारत से खदेड़ा, पांडीवास के, और उसके बाद जो हुई पेरिस की संधि है उससे फ्रांसीसियों पर भी पूरी तरीके से लगाम लगा। हालांकि
फ्रांसीसी इसके बाद भी बाज नहीं आए और लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे, ये ध्यान में रखने की आपको जरूरत है। इसके बाद जो क्षेत्रीय विस्तार होता है ना, तो इनका जो इसके बाद का क्षेत्रीय विस्तार है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय शासकों के साथ इनका युद्ध होता है, भारतीय शासकों के साथ। और भारतीय शासकों के साथ जो इनका युद्ध होता है, तो इसमें जो क्षेत्रीय विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एंग्लो कर्नाटक वॉर से कर्नाटक से इनका विस्तार होता है। कर्नाटक के बाद किस तरीके से इनका बंगाल पर प्रभाव होगा, बंगाल पर प्रभाव होने के बाद ये मैसूर की ओर जाएंगे, मैसूर पर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, मैसूर पर स्थापित करने के बाद ये मराठा पर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, मराठा पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद सिख जो पंजाब में थे उस पर वर्चस्व स्थापित करेंगे। और इसी क्षेत्रीय विस्तार के क्रम में ये इनका जो संघर्ष होगा, नेपाल के शासक के साथ संघर्ष होगा, इनका अफगान शासक के साथ संघर्ष होगा, बर्मा युद्ध होता है, बर्मा युद्ध होगा, इसी क्षेत्रीय विस्तार के संघर्ष चरण में इनका ये होता है। फाइनली जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी कंपनियां कब कब स्थापित हुई थी, ये याद रखना है। फाइनली क्या होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी बहुत जो कमजोरियां हैं वो भी सामने आने लगती है, इनके कंपनी के जो झगड़े हैं वो, और जैसे जैसे का व्यापार बढ़ने लगता है तो संसद में इस बात की मांग उठने लगती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसा जाए। तो सबसे पहला क्या होता है कि 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इस एक्ट के तहत केवल चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रह गया, शेष को छोड़ दिया गया। और फिर आगे क्या होता है कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था कि 1833 के चार्टर एक्ट में यहाँ पर क्या होगा कि इनके पूरे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पूरे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो चाय चीन के साथ इनका 1813 के चार्टर एक्ट में था, वो भी 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ से इनको था कि 20 वर्षों के लिए इसको कंपनी को देखरेख करना था, लेकिन 20 वर्ष यानी 1853 के बाद कुछ निर्णय लिया जाता आगे चलकर, तो 1857 की क्रांति हो जाती है। और 1857 का जो विद्रोह होता है, इस विद्रोह के बाद जो परिस्थितियां होती है उसमें आप देखेंगे कि कई तरीके के परिणाम होते हैं इस विद्रोह के। इसमें कुछ ब्रिटेन में परिवर्तन होता है, कुछ भारत में परिवर्तन होता है। और ये इस विद्रोह ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य का फैसला कर दिया था। यानी कि इस विद्रोह के बाद भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त हो जाती, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। और इस विद्रोह के बाद जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, तो भारत का शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। इस तरीके से वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका 1600 ईस्वी में गठन हुआ था, 1600 में गठन हुआ और 1857 के विद्रोह तक इसका अस्तित्व रहा, यानी कि पूरे 257 वर्षों तक अस्तित्व इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये 1858 ईस्वी में जो है, 1858 ईस्वी में इस कंपनी का वजूद समाप्त हो गया और भारतीय प्रशासन जो है वो कहाँ चला गया, तो सीधे प्रत्यक्ष क्राउन के अधीन चला गया। और उसमें जब हम लोग 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से परिवर्तन हुए थे, क्या हुए थे। तो इस तरीके से ये जो चार व्यापारिक कंपनियां थी, खासकर प्रमुख रूप से, जिसमें पुर्तगाली शक्ति थे, डच शक्ति थे, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन चारों के बारे में आपने पढ़ लिया है। और किस तरीके से हर एक का सीमित हो गया है लगभग, ये भी एक कॉमन समझ गया। आगे आप जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को पढ़ेंगे, यानी क्षेत्रीय विस्तार की ओर, तो उसमें हम आप इसके क्षेत्रीय विस्तार में प्रमुख युद्धों को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो 3 एंग्लो कर्नाटक वार होता है उसको देखेंगे, मैसूर का वार होता है उसको, और मराठा वार होता है उसको देखना है। तो जाहिर सी बात है बंगाल में वार होता है, तो इन सभी के साथ क्या होगा, युद्ध होगा। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे जीतेगी वो देखें। लेकिन इन युद्धों को बेहतर तरीके से जानने के लिए, क्योंकि ये सभी क्षेत्रीय राज्य हैं,
तो हमें सबसे पहले इस समय के क्षेत्रीय राज्य के बारे में जानना होगा, तब हम जान सकते हैं। नहीं तो हम आपको सीधे कहेंगे कि हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध था, निजाम के बेटे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष। तो आपके मन में यह होगा ये मुजफ्फर जंग नासिर जंग कैसे आ गया। तो इसलिए पहले अब अगले लेक्चर में हम आपके लिए 18वीं शताब्दी के जो क्षेत्रीय राज्य हैं वो लेकर आएंगे। और जब आप क्षेत्रीय राज्य को जान लेंगे तब जो है सो हम आपके लिए ब्रिटिश एक्सपेंशन जो भारत में है वो लेकर आएंगे। तो क्षेत्रीय राज्य जैसे बंगाल है वो जानेंगे, अवध है वो जानेंगे, मैसूर है वो जानेंगे, मराठा है वो जानेंगे, सिख राज्य है वो जानेंगे, और अन्य जो छोटे छोटे राज्य थे इन सभी के बारे में जानने के बाद हम लोग ब्रिटिश एक्सपेंशन पर चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके पीटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही निर्णायक होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। पूरी डेट वाइज मैंने बता दी है क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो आप उसका नोट्स भी बना लीजिएगा जो आपके किसी भी एग्जाम में यूजफुल है। यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस और अदर और भी कोई आप एग्जाम देंगे तो हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, कभी अरेंज करने के लिए, कभी क्रोनोलॉजी सजाने के लिए, कभी स्टेटमेंट करके आ जाएगा। तो आप उनको स्मरण में रखेंगे और बेनिफिट प्राप्त करेंगे। तब तक आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो इसका दो प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसका जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है इसका जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है यह 69,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपका ये 62,550 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड SP शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पा लेंगे, तब 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। तो फिर आप कहेंगे कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है। पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है ये आपके लिए सर्वाधिक यूजफुल है, क्योंकि जब आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे प्रतिष्ठित सर्विस टफ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर मेंटोर मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको यह बताए कि क्या सही है क्या गलत है, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करके आपको सही दिशा निर्देश करें, आपके कमजोर और मजबूत पक्षों को बताएं और कमजोर पक्षों पर आपके साथ आपके ऊपर मिलकर काम करें। तो इस तरीके के मेंटोरशिप की जरूरत होती है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही लें। और पहले भी वीडियो के लेक्चर में बता चुका हूं कि 25 जनवरी से यानी कि कल से 25 जनवरी से जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ग्रैब करने का, आप उसको अपॉर्चुनिटी को अपनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और जीएस के साथ साथ आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का जो यह सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को सभी लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।